तो आप फिर भी कहेंगे कि चलो अगले 2-3 इनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अभी तो एक ही सेंचुरी लगी है, अभी 2 दिन से बाइंग आई है ना, लेकिन 2 दिन की बाइंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ बाइंग है 2 दिन से, 4-5 दिन से शॉर्ट कवरिंग भी है मार्केट में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और अगर एफआईआईज़ फुल फॉर्म में वापस आए आशीष, तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब एफआईआईज़ बाय या सेल करते हैं तो वो भाव नहीं देखते, फिर उनका व्यू बहुत क्लियर होता है। अगर लेना है तो किसी भी भाव पे लेना है, बेचना है तो किसी भी भाव पर लेना है, और इसके लिए वो मार्केट ऑर्डर्स डालते हैं। हमारे जो डीआईएस हैं वो लिमिट के हिसाब से बाय करते हैं, जब उनको अपना प्राइस दिखता है तब बाय करते हैं, अपना प्राइस दिखता है तब सेल करते हैं। तो इसलिए जब भी एफआईआईज़ की बहुत बड़ी बाइंग या सेलिंग होती है, बहुत बड़ी से मेरा मतलब 5,000-6,000 करोड़ मिनिमम, उससे प्लस की बाइंग या सेलिंग होती है, तो आप नोटिस करते हैं वो स्टॉक प्राइसेस को डायरेक्टली उसी दिन इम्पैक्ट करती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से इम्पैक्ट करती है। और ऑल्सो बिकॉज उनकी जो ज़्यादातर बाइंग होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, लार्ज कैप्स में होती है, 5-6 बड़े स्टॉक्स में होती है, जिससे इंडेक्स मूव करता है। तो इसके लिए जब एफआईआईज़ का बाय या सेल होता है बड़ा, उससे काफ़ी बड़ा मूव इंडेक्स में आता है। डीआईएस ऑन द अदर हैंड वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो अपने भाई खुद के देश के लोगों का पैसा लगा होता है, तो वो सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। उस हिसाब से उनका व्यू मीडियम और लॉन्ग टर्म का होता है। आप 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, डीआईएस ने जब जब बड़ी बाइंग की है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में मार्केट ने शानदार रिटर्न्स दिए। एफआईआईज़ ने जब जब बड़ी बाइंग की है या बड़ी सेलिंग की है, नियर टर्म में रिटर्न्स उसी हिसाब से आए हैं। अब पिछले जैसे 4-5 महीने से एफआईआईज़ की बड़ी सेलिंग हो रही थी, तो नियर टर्म रिटर्न्स आपके काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उस समय पर डीआईएस बाय कर रहे थे, तो वो आपको विजिबल होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो ये अब क्योंकि एफआईआईज़, और ये अभी तो अजम्पशन है, अभी 2 ही दिन की बाइंग हुई है, अब अगर एफआईआईज़ की यहाँ से बाइंग पिकअप की और अगर उसने तूल पकड़ा अगर, तो आपको इसका मूव नियर टर्म में देखने को मिलेगा। इसके लिए जो मैं व्यू लेकर चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में शायद दिसंबर में ही और निफ्टी में शायद जनवरी में ऑल टाइम हाई की प्रोबेबिलिटी में काफ़ी हाई मानता हूँ इस वजह से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एफआईआईज़ ना सिर्फ कैश में बेच रहे थे, शॉर्ट लगातार कर रहे थे, और 2 महीने तक उन्होंने लगातार शॉर्ट कैरी करे थे। अब उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करनी शुरू करी है, और 8 अक्टूबर के बाद एफआईआईज़ के सबसे कम शॉर्ट्स हैं, मतलब 2 महीने में सबसे कम शॉर्ट्स हैं। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3-4 दिन में अगर ये एफआईआईज़ जो हैं वो नेट लॉन्ग भी हो जाए, तो बिल्कुल किसी को हैरानी होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। लौट रहे हैं फूफा, दिख रहा है असर स्क्रीन पे बढ़िया, और उसमें एक एचडीएफसी बैंक 2 दिन से तो मतलब गजब का आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में, प्योरली लेड बाय एचडीएफसी बैंक। और मुझे तो याद पड़ता है अपन लोग कब वो 11:30 का शो करते थे सोशल मीडिया पे लाइव। हाँ, उस टाइम पे जब एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा पेन में था, शायद 1400-1500 के ब्रैकेट में हुआ करता था, तब ये बातचीत होती थी। अगर आप लंबा नजरिया रख रहे हैं, बिल्कुल घुसिए स्टॉक में, कोई कंसर्न नहीं, ब्यूटीफुल पेडिग्री है। और आज देखिए रोज नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते ही चले जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक, और अब सब इस बैंक की चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसको देखकर? अभी तो तेजी की शुरुआत हुई है, ऐसा मानो क्या? देखिए क्या होता है ना आशीष, हमने 1400 पे ये स्टॉक डिस्कस किया था फरवरी में, और रोज किया था, रोज सवाल आते थे उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक के, याद होगा। और मैंने एक चीज़ ये भी कही थी जब ट्रोलिंग होती थी कि 1 साल के बाद बात करेंगे, है ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में ऑब्वियसली आप 3 दिन का व्यू नहीं ले सकते। 1400 पर ये नज़र लिया गया था कि इसमें बॉटम बना है, और इसके मूव ने ना एक चीज़ जो आपको क्लियर करके दी है, क्लास इज परमानेंट। और स्टॉक मार्केट में ना हर बार आप सिर्फ मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं चेज कर सकते, कई बार आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है पोर्टफोलियो में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। ये ऐसे स्टॉक्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है आशीष, जिन्होंने 20-25 साल में इतना पैसा कमा कर दिया है, जिन्होंने जब लेंडिंग करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। आखिरकार उनकी जो बुक स्लो हुई थी उसका रीज़न था ना, उन्होंने देख लिया था कि भाई कुछ ना कुछ इकोनॉमी में दिक्कत है, तो इसके लिए थोड़ा स्लो डाउन उन्होंने किया था। अब उस समय मार्केट सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहा था, क्वालिटी पे नहीं फोकस कर रहा था। आज मार्केट क्वालिटी पर फोकस कर रहा है, यही बदला है ना, और क्या बदला है। तो अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले ऑल टाइम हाई किस स्टॉक ने लगाया? एचडीएफसी बैंक ने, और वो भी अब सिग्निफिकेंटली बेटर। 1794 का जो हाई था वो क्रॉस हुआ और 1800 के ऊपर, और उसके बाद शानदार मोमेंटम आपको दिखाएगा। और ये भी 12 मंथ में आपको 14.5% इसलिए दिखा रहे हो कि एक बार 1600 से गिर के 1350 तक आ गया था। अगर वहाँ से देखेंगे, अगर सिर्फ इस साल का देखेंगे तो और भी शानदार आपको मूव दिखाई देगा। देखिए 1363 तक आ गया था ये स्टॉक, करीब 1400 पर हमारी बात हुई थी, तो वहाँ से तो बहुत ही शानदार मूव इसने दिए हैं। और अब आपने पूछा, देखिए कोई भी स्टॉक जब मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलता है ना,
वो वहाँ पे रुकता नहीं है फिर, और ये यहाँ से भी मुझे लगता नहीं कि रुकने वाला है। अगेन अगर आपका नज़रिया बड़ा है, अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल का नज़रिया है यहाँ पर, तो 2400 से 2500 तक का भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक व्यू पॉसिबल है, और जिसमें कह रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं रुकने वाला ये स्टॉक, और ये 2400-2500 ये पॉसिबल है। थोड़ा सा ग्राफिक कमेंट से मैच नहीं हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 2400-2500 अगले 1 साल में पॉसिबल, और इस तरह के कंफर्टिंग स्टॉक में अगर 1 साल में आपको 30% प्लस के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो क्या कंफर्ट होगा स्ट्रीट का, सोचिए आप। इसीलिए अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे भी आए दिन स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, बढ़िया बाइंग, और दिन पर दिन बढ़िया मूव्स ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ। अच्छा, एक अभी आऊं मैं स्ट्रैटेजी पर, आज के ग्लोबल ट्रेड सेटअप और सब समीकरणों पे थोड़ा सा और जामा पहन लेते हैं बाजार का क्या आउटलुक है। पिछले कई दिनों से अपन लोग इस प्लेटफॉर्म पे वैसे चर्चा कर रहे थे, निफ्टी बैंक नए शिखर पे जाने की कर रहा है तैयारी, और क्या आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में देखने को मिला है। अगला पड़ाव निफ्टी बैंक का क्या लेके चल रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने जो कल डिस्कस किया था मैं उसी को रिविजिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, और कल बहुत लोगों ने पूछा भी था इसके ऊपर, तो मैं दोबारा इसको रिविजिट कर रहा हूँ कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में अब इस मूव में आप कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी कितना गिरा था, कितनी रिकवरी हुई, ये इंपॉर्टेंट है समझना। 2866 पॉइंट हम गिरे थे क्लोजिंग बेसिस पर, 26,216 से लेकर 23,350 तक की वो क्लोज टू क्लोज गिरावट थी। इंटरडे में थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट थी ऑब्वियसली, लेकिन क्लोज टू क्लोज। अब तक क्लोजिंग बेसिस पर हमने रिकवरी कितनी की है? 1117 पॉइंट की कुल मिलाकर। अगेन क्लोज टू क्लोज 1117 पॉइंट की अब हम रिकवरी कर चुके हैं। इस रिकवरी में क्योंकि हम 33% पर नहीं रुके, अब नेक्स्ट टारगेट होगा 50% रिकवरी का। 50% रिकवरी या रिट्रेसमेंट ऑफ पूरी की पूरी गिरावट, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? 24,800 पर। तो मैं ये व्यू लेकर चल रहा हूँ कि 24,800 अब इस स्विंग का आपका एक लॉजिकल टारगेट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 24,800 पर रुक जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि 24,800 पे जाना ही जाना है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि आप एक बार के लिए 24,800 को नॉक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हम उसके बाद ऊपर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी 55% से ज़्यादा रिकवर हो चुका है, और इसके लिए बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू जो है कि कल मैंने बात की थी कि 53,500 इमीडिएट टारगेट होगा। 53,400 कल ही आ गया, तो 53,500 से 54,000 मुझे लग रहा है कि 54,000 तक एक बार जाने का मूव है यहाँ पर। और अगर 54,000 क्रॉस हुआ तो बैंक निफ्टी में तो जो मैं व्यू लेकर चल रहा हूँ कि इसी महीने पॉसिबल है कि आप ऑल टाइम हाई हिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टॉक है उसने चलना शुरू कर दिया अब, और अब उसको अब हर डिप पर लोग बाय करेंगे। तो उस हिसाब से ये अब अगले पड़ाव होंगे इस समय मार्केट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। और दोनों की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज कल क्या चर्चा हुई थी, आज का अप्रोच है, उस पर आगे आता हूं। 2 समीकरण और बिठा लेते हैं। अब आइए ग्लोब पे। खैर, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग एक फ्लैट हल्की सी